वेलकम टू प्रभा एकेडमी। आज है 20 नवंबर 2022 और 20 नवंबर 2022 से करंट के जितने भी प्रश्न बनेंगे इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा और प्रत्येक प्रश्न से संबंधी इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताए जाएंगे। तो आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं भविष्य में कोई भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए देर ना करते हुए हम प्रश्न नंबर 1 को शुरू करते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे है। प्रतिवर्ष देश में नवजात शिशु देखभाल सप्ताह मनाया जाता है। आपका ऑप्शन ए है 14 से 20 नवंबर, ऑप्शन बी है 15 से 21 नवंबर, ऑप्शन सी है 16 से 22 नवंबर, ऑप्शन डी है 17 से 23 नवंबर। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 15 से 21 नवंबर को प्रतिवर्ष देश में नवजात शिशु देखभाल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। आइए इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जान लेते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए इस बार की थीम पूछेगा तो आपका हर नवजात का जन्म अधिकार जो है कि इसकी थीम है, हर नवजात का जन्म अधिकार। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए है जो कि बालकों से संबंधित है। देखिए निमोनिया रोग का कारण कौन है? देखिए बालकों में एक बहुत ही प्रचलित रोग है निमोनिया। निमोनिया किसके कारण होता है? तो एक बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु जनित आपका यह एक रोग है। फिर जो काली मौत किस रोग को कहते हैं? तो देखिए देखिए जो आपका प्लेग होता है इसको काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। अगला आपका है इटाई इटाई रोग किसकी कमी से होता है? तो जो इटाई इटाई नामक रोग होता है वह कैडमियम की कमी से आपका होता है। तो इस प्रश्न से आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। देखिए प्रत्येक टॉपिक आपकी जितनी भी टॉपिक ली गई है, जो फैक्ट के रूप में जितनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ ली गई हैं, वह किसी ना तो किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। इसलिए आप लोग उन टॉपिकों पे विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 2 आपका है, 16 नवंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी वाराणसी। तो देखिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय है वह 16 नवंबर 2022 को जो है कि जयपुर में इसका शिलान्यास किया गया है। तो इसका आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए कुछ इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जान लेते हैं। देखिए बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 387 करोड़ की इस परियोजना का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में हैं अशोक गहलोत, उनके द्वारा इस परियोजना का शुभारंभ 387 करोड़ रुपए लागत से शुरू किया गया है। आइए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां ले लेते हैं। देखिए प्रारूप प्रारूप समिति में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे? देखिए आपको पता है कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष थे और इनके अलावा कुल कितने सदस्य थे? तो इनके अलावा टोटल जो है कि 6 सदस्य थे। फिर अगला आपका है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला आपका टॉपिक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल को कहते हैं? तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपका यहीं पे इसका उत्तर भी है, लेकिन एक बार आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल को कहते हैं। फिर अगला जो आपका है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखने से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो भी आप लोग देख लीजिए। देखिए पूना पैक्ट आपका 1932 में हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। फिर बात की जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो 1990 ईस्वी में भारत जो है कि भारत रत्न से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मानित किया गया था। तो इस प्रश्न से संबंधी आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। आइए प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे है। प्रवर्तन निदेशालय के निर्देशक कौन है जिनका कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? ऑप्शन ए है संजय कुमार मिश्रा, ऑप्शन बी है राजीव कुमार, ऑप्शन सी है रमेश जोशी, ऑप्शन डी है सोनाली सिंह। तो
जो है कि प्रश्न नंबर 3 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। संजय कुमार मिश्रा का जो है कि अभी हाल ही में कार्यकाल को 1 वर्ष जो है कि बढ़ा दिया गया है। चलिए इससे संबंधित कुछ और फैक्ट भी हम जान लेते हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पे है। राष्ट्रीय जाँच एजेंसी एनआईए के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो दिनकर गुप्ता जो है राष्ट्रीय जाँच एजेंसी के वर्तमान महानिदेशक है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी जो है कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कि आपके सुकुमार सेन थे। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको भी देख लेते हैं। 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन हुए हैं वर्तमान में? अभी देखिए हाल ही में 50वें जो है कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में डी वाई चंद्रचूड़ जो है कि पदभार ग्रहण किए हैं। तो इसका आपका डी वाई चंद्रचूड़ हो जाएगा। इससे पहले 49वां मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। 17 नवंबर 2022 को किसे पश्चिम बंगाल का 22वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है? देखिए ऑप्शन ए है उमेश अय्यर, ऑप्शन बी है सत्यपाल मलिक, ऑप्शन सी है ला गणेशन, ऑप्शन डी है सी वी आनंद बोस। तो प्रश्न नंबर 4 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सी वी आनंद बोस को जो है कि पश्चिम बंगाल का 22वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी प्रश्न से हम लोग जान लेते हैं। देखिए अभी हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में जो है कि डॉक्टर मलिक शाह जो है कि त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं? तो जो द्रौपदी मुर्मू है हमारे देश भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, जो है कि यह झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी है। तो इस प्रश्न से संबंधित आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको भी देख लेते हैं। देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वह पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित है। फिर इसके बाद साहित्य का नोबेल पाने वाले एशिया के पहले व्यक्ति कौन थे? तो साहित्य का नोबेल पाने वाले एशिया के पहले व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर थे। और यह इनको कब मिला था? तो 1913 में इनको जो है कि साहित्य का नोबेल मिला था। तो इस प्रश्न से संबंधित आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ जो कि आपके स्क्रीन पे है। 14 से 25 नवंबर 2022 तक किस देश में CITES कॉप्स 9 की बैठक की जा रही है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पनामा, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी मिस्र। तो प्रश्न नंबर 5 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा पनामा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जान लेते हैं यहाँ से। जैसे कि आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि CITES का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडिगेरेटेड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, इसका फुल फॉर्म होता है। फिर आपका CITES की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 ईस्वी में जो है कि CITES की स्थापना हुई थी। भारत इसमें कब शामिल हुआ था? तो भारत जो है कि 1976 में शामिल हुआ था। और इसका सचिवालय कहाँ पे है? तो इसका सचिवालय या मुख्यालय जिनेवा के अंदर है। देखिए थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं होने की वजह से थोड़ी खांसी हो गई है, इसलिए आप लोग थोड़ा एडजस्ट करिएगा। चलिए क्योंकि मैंने क्लास में जो है कि कंटिन्यू आपको कक्षाएं दे रहे हैं, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि आपकी एक भी दिन की कक्षा जो है कि मिस हो। तो इसलिए थोड़ा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां ले लेते हैं। UNCCC COP1 कहाँ पर हुआ था? तो 1995 में आपका बर्लिन में हुआ था। फिर आगे के प्रश्न को आगे के प्रश्नों को देखते हैं। UNCC COP 27 कहाँ पर हुआ था? तो यह आपका मिस्र में हुआ था।
अगली जो इम्पोर्टेंट जानकारी है, रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रेड डाटा बुक जो है IUCN के जो द्वारा जो है कि जारी किया जाता है। IUCN के द्वारा जो है कि रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसको देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो जो मोहनजोदड़ो है इसमें सबसे बड़ा भवन कौन सा है? अन्नागार या अन्नकोठार या धान्यागार के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इस प्रश्न से आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है। पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभ अंकर क्या है? पहले तो आप ये जान जाइए कि जो 2024 का ओलंपिक है और पैरा ओलंपिक है वह पेरिस के अंतर्गत जो है कि पेरिस के अंदर खेला जाएगा और इसका शुभ अंकर आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए फ्रीजियन कैप, ऑप्शन बी है मिराई तोवा, ऑप्शन सी है विनीसियस, ऑप्शन डी है सोमाइटी। तो प्रश्न नंबर 6 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रीजियन कैप जो है कि पैरा ओलंपिक और ओलंपिक 2024 में जो कि पेरिस में होने वाला है उसका शुभंकर है। ठीक, तो आपको ऑप्शन ए याद रखना है। चलिए कुछ इससे महत्वपूर्ण जानकारियां भी ले लेते हैं। देखिए आपके एग्जाम में पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 27 जून 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी। पहला आधुनिक ओलंपिक कब आयोजित हुआ? तो 1896 में पहला आधुनिक ओलंपिक का जो है कि आयोजन किया गया था। टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक क्या थी? तो जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें भारत की रैंक जो है कि 48वीं थी। फिर इसके बाद आपका जो है कि लवलीना लवलीना बोरगोहन और रवि दहिया का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है कि बॉक्सिंग से है। इसके बाद टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं। फिर इसके बाद बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में शीर्ष पर कौन रहा? तो जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक है उसमें शीर्ष पे नॉर्वे रहा। तो इस प्रश्न से संबंधी आपको इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए एक-एक चीज़ें, एक-एक प्रश्न इसमें आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यह किसी ना तो किसी एग्जाम में आपके प्रश्न आए हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? ऑप्शन ए अभिलाषा बराक, ऑप्शन बी आरती सरीन, ऑप्शन सी राजश्री राम सेतु, ऑप्शन डी लांस नायक मंजू। तो प्रश्न नंबर 7 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लांस नायक मंजू जो है भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है। तो इसका आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जान जाते हैं हम लोग इस प्रश्न से। जॉर्जिया मेलोनी कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो जो जॉर्जिया मेलोनी है वह इटली के प्रधानमंत्री हैं। फिर साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला इस बार का? तो एनी एनॉक्स को जो है कि इस बार का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। और पहले एशियाई जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति तो रविन्द्रनाथ टैगोर कब मिला था? 1913 में मिला था, अभी पीछे आपको बताया गया है। फिर देख लेते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 जो है कि किसे मिला है? तो इसको ये जो है कि आशा पारेख को मिला है। फिर इसके बाद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो नल्ला थम्बी कलई सेल्वी जो है कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक है। इसके बाद सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन है? तो माधवी पुरी जो है कि सेबी की पहली महिला प्रमुख थी। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं कि पुलित्जर अवार्ड 2022 किसको मिला है? तो फहमीदा अजीम को जो है पुलित्जर अवार्ड 2022 दिया गया है। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 8 है। हाल ही में किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 जीता है? इसका ऑप्शन ए है थाईलैंड, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है जापान। तो इस अवार्ड को जीतने वाला अपना देश भारत है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए कुछ इससे संबंधी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जान लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण जानकारियों में आपको क्या क्या जानना है। अभी हाल ही में T+2 अवार्ड
किसे मिला है, अर्थात कि टी मल्टीप्लाई टू अवार्ड 2022 किसे मिला है, तो यह आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है, इसको दिया गया है। फिर 31वां व्यास सम्मान किसे मिला है, तो असगर वजाहत को 31वां व्यास सम्मान दिया गया है। फिर महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन है, तो मनीषा कल्याण जो है कि महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर है। इसके बाद यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता है, तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 एंजेला मर्केल ने जो है कि इस बार जीता है। इसके बाद रामानुजम अवार्ड 2022 किससे मिला है, तो नीना गुप्ता को रामानुजम अवार्ड 2022 मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको मिला है, तो गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है। हाल ही में किस राज्य में दुनिया में पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं के टीके की आपूर्ति की गई है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। आइए अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को हम लोग देखते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहले तो पूछा जाता है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है वह अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है बोमदीला दर्रा कहाँ पर है, तो यह भी आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न आपका है कि दानी पोलो एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो अभी हाल ही में जो है कि नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया दानी पोलो एयरपोर्ट का, और यह कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। फिर भारत का पहला एक्वा पार्क कहाँ पर बना है, तो भारत का पहला एक्वा पार्क जो है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर बना है। फिर भारत का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है, तो भारत का सबसे पूर्वी शहर अरुणाचल प्रदेश में किबुथु है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10। 16 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ है? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है नागालैंड। तो इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मेघालय। चलिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को भी देख लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देखिए। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, तो जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है वह शिलांग के अंदर मनाया जाता है। फिर आपका माजुली महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है, तो जो माजुली महोत्सव है वह नवंबर के महीने में मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला फैक्ट देख लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो जो लोकटक झील है वह मणिपुर में स्थित है, वह पूर्वोत्तर भारत की सबसे जो है कि मीठे पानी की झील है। फिर आपका तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर आयोजित होगा, तो जो तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है वह उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कि इसका आयोजन किया जाएगा। तो यह आपके पूरे 10 के 10 प्रश्न थे। इसके बाद हम जो है कि पिछले वीडियो में जो हम आपको प्रश्न दिए थे होमवर्क के रूप में, उस प्रश्न का हम लोग उत्तर जान लेते हैं। इसके बाद एक मैं प्रश्न आपको होमवर्क में दूंगा जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और जिस प्रश्न के बारे में जितना अधिक नॉलेज हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको लिखें। देखिए आपको प्रश्न दिया गया था नवंबर 2022 को किसे डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 शुरुआत की है, तो किसने की है, तो इसका आपका ऑप्शन बी था राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत की है। तो जिस प्रश्न के बारे में जितना अधिक नॉलेज हो आप लोग कमेंट बॉक्स में उतना अधिक उस प्रश्न के बारे में लिखें। चलिए इस वीडियो का प्रश्न हम जान लेते हैं जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपका प्रश्न है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? ऑप्शन ए वैक्स, ऑप्शन बी वैक्सीन, ऑप्शन सी होमर, ऑप्शन डी चिल्ड्रन। तो आशा करते हैं कि आपका को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। देखिए चूंकि सेहत सही नहीं इसलिए की वजह से मेरा जो है कि जबान जो है कि लड़खड़ा रही है और बार बार खांसी जैसा जो है कि हो रहा है। मैं किसी तरह अपना खांसी कंट्रोल करके आप लोगों को मैं यह वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।